हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लास्ट पार्ट। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। आज के वीडियो में अपन चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक करने वाले हैं, जो कि है सोप, डिटर्जेंट और उनकी क्लीनिंग मैकेनिज्म। तो स्टार्ट करते हैं किससे? सोप से। तो देखो, सोप जो होता है, पहले तो देखते हैं ये है क्या बेसिकली। तो सोप एक तरह का सॉल्ट होता है। और कैसा सॉल्ट है? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है। अब किस चीज का सॉल्ट है? लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, या जिसे फैटी एसिड भी कहते हैं। अच्छे से समझना आप। देखो, एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन देते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। यहां पर भी सोप भी एक तरह का वैसा ही सॉल्ट है। ये जो सॉल्ट है ये किससे बना है? बेस लेना है। बेस आप NaOH, KOH कुछ भी ले सकते हैं। और एसिड की जगह अपन को फैटी एसिड लेने हैं, जिनमें बेसिकली क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होता है? जिसमें COOH होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड लेना है। ये किस में होते हैं? ऑयल में होते हैं। तो ऑयल में अपन क्या मिलाएंगे? बेस मिलाएंगे, और उससे एक सोडियम और पोटेशियम का सॉल्ट बनेगा, जो क्या होगा? सोप होगा। तो सोप बेसिकली क्या होता है? सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट होता है। किसका सॉल्ट होता है? ये बनाने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हैं, वो भी लॉन्ग चेन का, जिसमें कार्बन के नंबर कम से कम 11, 12, 13, 14, मतलब 10 से तो ज्यादा ही होंगे। ये लॉन्ग चेन कार्बन का जो कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड होगा, उस कंपाउंड का जो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होगा, उसे अपन क्या कहेंगे? सोप कहेंगे। जैसे कि अपन देखो, एक नाम है सोडियम स्टीरेट, ठीक है। जैसे C17H35COO, Na की जगह अगर H लिखता तो COH तो क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। उसकी जगह Na आ गया, इसका मतलब ये उसका क्या है? सोडियम सॉल्ट है। और देखो इसमें कितने कार्बन है? 17 कार्बन। देखो सोडियम पामीटेट C15H31COONA, ये दोनों ही किसके फॉर्मूले हैं? सोप के फॉर्मूले। अब आता है सपोनिफिकेशन। तो देखो, सपोनिफिकेशन एक्चुअल में तो होता है सोप प्रिपरेशन की रिएक्शन को क्या कहते हैं? सपोनिफिकेशन कहते हैं। और जनरली सोप कैसे बनाए जाते हैं? ऑयल लेते हैं। जैसे कि ये वाला ऑयल का जो फॉर्मूला है, ये किसका है? ऑलिव ऑयल का फॉर्मूला है। ऑलिव ऑयल आप सब जानते होंगे। और उसके साथ किससे रिएक्शन करवाई जाती है? बेस के साथ उसकी रिएक्शन करवाई जाती है। अब ध्यान से देखना, इसका ये पूरा एक ही मॉलिक्यूल है, ठीक है। इतना बड़ा एक ही मॉलिक्यूल है। C17H35COOCH2, फिर C17H35COCH, C17H35COCH2। और ये तीनों चीजें जो है इस सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। यहां पर दो हाइड्रोजन क्यों लगे हुए? एक वैलेंसी इधर, एक वैलेंसी इधर, तो दो बाकी थी। इधर देखो, एक वैलेंसी ऊपर, एक वैलेंसी इधर, एक इस तरफ, तो एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। और इधर भी दो हाइड्रोजन। ये पूरा एक ही मॉलिक्यूल है। जब अपन इसकी रिएक्शन बेस से कराते हैं, बेस अपन NaOH भी ले सकते हैं, KOH भी ले सकते हैं। जब NaOH लेते हैं तो देखो, ये OH और ये पूरा CH2 CH CH2, ये देखो CH2 CH CH2, और हर एक के ऊपर एक एक OH जुड़ गया। तीन OH कहां से आए थे? देखो, मैंने इसके कितने मॉलिक्यूल ले रखे हैं? 3 मॉलिक्यूल ले रखे हैं। तो ये जो चीज बनी है, ये क्या कहलाएगी? ग्लिसरॉल कहलाएगी। ये साइड प्रोडक्ट है। अब पीछे देखो क्या बचा? C17H35COO, जो मैंने रेड कलर में लिख रखा, और इधर से एक सोडियम, तो क्या बन जाएगा? C17H35COONA। ये अपना है सोप। क्या है? सोप। और ऐसे कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे? 1 2 3, और इधर 3Na भी है, 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो देखो, सोप जो है वो कैसा सॉल्ट है? सोडियम सॉल्ट है। किसका सॉल्ट है? फैटी एसिड का सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट हो सकता है। यहां पर KOH लेंगे तो पोटेशियम सॉल्ट हो जाएगा। और देखो, लॉन्ग चेन भी है, इसीलिए अपनी बुक में क्या लिखा हुआ है? सोप इज सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड और फैटी एसिड। और सोप कैसे बनाते हैं? ऑयल के अंदर। जनरल एकदम नॉर्मल मेथड बता रहा हूं, इसके साथ और मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। ऑयल लेना है, उसे गर्म करते हैं, और उसमें NaOH और KOH मिक्स करते हैं, उसे अच्छे से स्टीयर करते हैं, हिलाते हैं, और फिर उसे सेटल होने देते हैं, और फिर उसे कट कर लेते हैं। ये एकदम जनरल पैटर्न का आपका क्या बन जाएगा? सोप बन जाएगा। The process of formation of soap by heating oil and base is known as saponification। लेकिन अपनी बुक में एक और डेफिनेशन दे रखी है, जो अपन ने टॉपिक किया था इथेनॉइक एसिड का। उसमें देखो एक रिएक्शन आई थी कि इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एस्टर। उसी जगह अपनी बुक में एक लाइन लिखी हुई है कि अगर एस्टर की रिएक्शन में एल्केलाई से करो, एल्केलाई बोले तो NaOH या KOH, इससे करवाऊं तो सोडियम सॉल्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। और देखो, ये भी तो सोडियम सॉल्ट ही था कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो वो सोडियम सॉल्ट जो बन रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसे अपन क्या कह सकते हैं? सोप कह सकते हैं।
और इसी वजह से अपनी बुक में लिखा हुआ है कि वो रिएक्शन कैसी है, सपोनिफिकेशन रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ एस्टर एंड एल्केलाई। एल्केलाई का क्या मतलब होगा, बेस से, ठीक है, NaOH KOH कुछ भी ले सकते हैं। तो एस्टर की रिएक्शन अगर बेस के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और इथेनॉल बनता है। ये रिएक्शन भी क्या कहलाती है, सपोनिफिकेशन रिएक्शन कहलाती है। और ये इक्वेशन जो है आपकी बुक में दे रखी है, ये देखो CH3COO C2H5, ये क्या है, एस्टर है। इसकी रिएक्शन किससे करवाई, NaOH से। तो देखो C2H5 जो है वो और OH क्या बना लेगा, C2H5OH, वो तो क्या हो जाएगा, इथेनॉल। पीछे यहां पर क्या बचा, CH3COO और Na, CH3COO Na, ये क्या हो जाएगा, सोडियम एसीटेट। और यही हो गया सोडियम सॉल्ट। किसका है सोडियम सॉल्ट, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बन गया। और ये चीज किससे सिमिलरिटी शो करती है, अपने सोप से सिमिलरिटी शो करती है। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट की तरह हो गया सोप बनाने का, इसलिए इस रिएक्शन को भी क्या कहते हैं, सपोनिफिकेशन रिएक्शन ही कहते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं, सोप क्या होता है, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट होता है लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का। यहां पे जो बन रहा है वो सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट तो बन रहा है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का, और इतनी लॉन्ग चेन भी नहीं है, लेकिन फिर भी बन तो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ही बन रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसलिए ये भी सपोनिफिकेशन इक्वेशन कहलाती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एग्जाम में जब आए कि सपोनिफिकेशन रिएक्शन लिखो तो डेफिनेशन तो मैं सजेस्ट करूंगा आप ये दोनों लिखो। इक्वेशन अगर आप याद कर सकते हैं तो ये और ये वाली दोनों लिखे, और नहीं होती तो ये वाली तो लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। ये वाली आपकी बुक में इक्वेशन दे नहीं रखी, ठीक है, एडिशनल नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं। याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअल सपोनिफिकेशन जो रिएक्शन होती है वो यही होती है। तो ये अपने था सोप के बारे में। अब देखो वाटर जो होता है उसमें कुछ अपने सब्सटेंस की प्रेजेंस की वजह से वाटर जो होता है वो दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर वो होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, ध्यान से सुनना। हार्ड वाटर वो होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अगर ये सॉल्ट जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के वाटर में प्रेजेंट है तो ऐसे वाटर को क्या कहेंगे, हार्ड वाटर। और हार्डनेस का कारण अगर एग्जाम में आपको पूछे कि वाटर हार्डनेस का कारण क्या होता है, तो सोडियम और कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट होंगे। किसके, ये वाले कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। आप खाली कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट भी लिख सकते हैं, ये हार्डनेस का कारण होता है। अब ये वाटर जो होता है इसके साथ जब अपन सोप का इस्तेमाल करते हैं तो सोप उतना झाग नहीं देता, उतना फॉर्म नहीं बनाता, उतना लेदर नहीं बनाता जितना बनाना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, ये भी एक क्वेश्चन है, और इससे नुकसान क्या है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो देखो ध्यान से सुनना, सोप डज नॉट फॉर्म एनफ लेदर, लेदर झाग को ही कहते हैं, फॉर्म भी झाग को ही कहते हैं, इजीली विथ हार्ड वाटर। और ऐसा क्यों हो रहा है इसको समझते। देखो हार्ड वाटर में क्या होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होंगे। जैसे मैं यहां पे ले लेता हूं Ca+2, ठीक है। अगर मैग्नीशियम सॉल्ट है तो यहां क्या हो जाएगा, Mg+2। और ये किसका फॉर्मूला है, सोप का फॉर्मूला। ये जो कंपाउंड है ये वाटर में आसानी से डिसॉल्व हो सकता है, और आसानी से डिसॉल्व होगा तो झाग देगा। लेकिन जब वाटर में हार्डनेस होती है और उसका कैल्शियम आयन इसके साथ रिएक्शन करता है तो ये कंपाउंड बना लेता है। और ये कंपाउंड जो है वाटर में सॉल्यूबल ही नहीं है, और वाटर में सॉल्यूबल नहीं है तो सोप जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और वो वाटर में घुलेगा ही नहीं। इस चीज को कहते हैं स्कम। और स्कम कैसी होती है, वाटर इनसॉल्यूबल होती है, इसी वजह से वो झाग नहीं बनाएगी। और इससे नुकसान क्या होगा, आपका सोप क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो आपको अगर झाग बनाना है तो बहुत ज्यादा सोप डालना पड़ेगा, ठीक है। तो सोप डजंट फॉर्म एनफ लेदर इजीली विथ हार्ड वाटर। क्या होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो होंगे हार्ड वाटर के वो इनसॉल्यूबल सब्सटेंस बनाते हैं, किसके साथ रिएक्ट करके, सोप के साथ रिएक्ट करके। और ये इनसॉल्यूबल सब्सटेंस जो होते हैं उन्हें स्कम कहते हैं। और ड्यू टू इनसॉल्यूबल नेचर ऑफ स्कम, स्कम के इस इनसॉल्यूबल नेचर की वजह से सोप जो होते हैं वो सफिशिएंट लेदर नहीं बनाते, झाग नहीं बनाते, और अपन को लार्ज अमाउंट ऑफ सोप चाहिए होता है। तो सोप की क्या हो रही है, वेस्टेज हो रही है। तो सोप जो है उसकी ये ड्रॉबैक है कि वो हार्ड वाटर के साथ आसानी से क्या नहीं बनाता, झाग नहीं बनाता। तो हार्ड वाटर के साथ सोप इतने अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, अपन डिटर्जेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो डिटर्जेंट क्या होगा वो अभी अपन देखेंगे।
इस वाले टॉपिक में आपको क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, सोप की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, सोप का एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, सपोनिफिकेशन क्या होता है, तो आपको दोनों डेफिनेशन लिखनी है। सपोनिफिकेशन की इक्वेशन में आपको ये तो 100% लिखना है, ये भी आप याद कर सके तो लिखे, बहुत अच्छी बात होगी। एक और चीज, आपको ये वाला क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है ऐसे कि एस्टर की रिएक्शन अगर बेस के साथ या एल्केलाई के साथ करवाए तो क्या होता है, तो सोडियम एसीटेट और इथेनॉल बनता है। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, तो सपोनिफिकेशन कहते हैं। सोप जो है वो हार्ड वाटर के साथ क्यों अच्छे से जाग नहीं देता, तो ये आपको ये पैराग्राफ लिखना है और लिखना है कि स्कम बन जाता है जो कि इनसॉल्युबल होता है। ये इक्वेशन भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। और सोप की एक ड्रॉबैक पूछे तो भी ये लिख सकते हैं। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन डिटर्जेंट के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लेते हैं डिटर्जेंट के बारे में। तो देखो, डिटर्जेंट की सबसे पहले तो अपन को डेफिनेशन लर्न करनी है। जहां सोप क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होता है, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का। डिटर्जेंट होते हैं सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, अपनी बुक में सिर्फ सोडियम सॉल्ट लिखा है लेकिन पोटेशियम भी हो सकता है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, या तो ये डिटर्जेंट होते हैं, या अमोनियम सॉल्ट होते हैं किसके, क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन के, इनको भी क्या कहते हैं, डिटर्जेंट ही कहते हैं। कोई तकलीफ नहीं। अब आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ये एक डिटर्जेंट का एग्जाम्पल है, अपनी बुक में नहीं लिखा हुआ, आप चाहे तो लर्न कर सकते हैं। CH3CH2 होल 11OSO3Na। इसमें कितने कार्बन है, टोटल 12 कार्बन है। देखो अपन ने 10 को क्या रीड किया था, डेक, 12 को रीड करते हैं डो डेक, ठीक है। तो ये जो है वो क्या है, सोडियम डो डेसाइल सल्फेट, और इसे कहते हैं SLS भी कहते हैं, सोडियम लॉरिल सल्फेट। आप शैम्पू या किसी के ऐसे चीज होती है ना जिसे अपन हेयर वॉश वगैरह करते हैं या फेस वॉश में, उसके पीछे आप ये देख सकते हैं, शैम्पू जो होते हैं उनके सबके पीछे आप ये देख सकते हैं, ये नाम लिखा रहता है SLS, सोडियम लॉरिल सल्फेट, ठीक है। तो ये एक तरह का क्या है, डिटर्जेंट होता है। डिटर्जेंट जो होता है वो जनरली शैम्पू और क्लीनिंग क्लोथ्स प्रोडक्ट होते हैं, उनको बनाने में डिटर्जेंट का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। एक और चीज मैं बता देता हूं, डिटर्जेंट का मतलब ऐसा ना समझे कि जो अपने घरों में पाउडर जैसा सब्सटेंस यूज करते हैं अपन कपड़े धोने में, कि उसी फॉर्म में डिटर्जेंट होगा, नहीं। डिटर्जेंट लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, इवन आप जो सोप फॉर्म में, उस फॉर्म में भी डिटर्जेंट हो सकता है, ठीक है। डिटर्जेंट डोंट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। डिटर्जेंट जो होते हैं वो हार्ड वाटर के साथ इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाते ही नहीं है। अब इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट नहीं बनाते तो वो क्या करते हैं, हार्ड वाटर के साथ भी क्या करते हैं, आसानी से जाग देते हैं, और ये डिटर्जेंट की क्या है, अच्छाई है, ठीक है। तो वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ रिएक्ट करके इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट नहीं बनाते, इस वजह से वो अच्छा खासा फॉर्म बना देते हैं, किसके साथ, हार्ड वाटर के साथ। एक अपनी बुक में क्वेश्चन है कि क्या डिटर्जेंट से हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिटर्जेंट तो दोनों में ही एक जैसा ही फॉर्म देगा। अगर डिफरेंशिएट करना है तो सोप इस्तेमाल कर सकते हैं। सोप जो होगा सॉफ्ट वाटर के साथ आसानी से फॉर्म बनाएगा और हार्ड वाटर के साथ इतने आसानी से फॉर्म नहीं बनाएगा, तो जिसके साथ नहीं बनाएगा अपन को पता चल जाएगा वो क्या है, हार्ड वाटर है। आगे बढ़ते हैं। डिटर्जेंट को सोप लेस सोप भी कहते हैं। सोप लेस सोप क्यों कहते हैं, क्योंकि काम तो ये सोप का ही कर रहा है, क्लीनिंग का कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये सोप जैसा है नहीं, इसलिए इसे सोप लेस सोप कहते हैं। डिटर्जेंट आर जनरली नॉन बायोडिग्रेडेबल। डिटर्जेंट जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और इस वजह से ये डिटर्जेंट का एक ड्रॉबैक है कि ये क्या कर सकता है, पॉल्यूशन क्रिएट कर सकता है। ऐसी कोई भी चीज जो बैक्टीरिया किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिग्रेड नहीं हो सकती उसे कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये मैं आपको आने वाले चैप्टर में, जब अपन पीछे से 13-14 चैप्टर करेंगे, उसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। डिटर्जेंट जो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इस वजह से ये एनवायरमेंट में एक्यूमुलेट हो सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं, और इस वजह से ये पॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। सोप ऐसे नहीं होते, सोप बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो डिटर्जेंट का ये एक ड्रॉबैक है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अगर सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस पूछे तो क्या करेंगे, दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे, दोनों का एक एक एग्जांपल, ये तो हो गया। फिर लिखेंगे कि डिटर्जेंट जो होता है वो हार्ड वाटर के साथ इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट नहीं बनाता, जबकि सोप क्या करता है, बनाता है। डिटर्जेंट जो होता है वो हार्ड वाटर के साथ भी आसानी से जाग देता है, जबकि सोप नहीं देता। डिटर्जेंट जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और सोप कैसे होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ये अपने सोप और डिटर्जेंट के बारे में हो गया। अब देखते हैं क्लीनिंग मैकेनिज्म, किसकी, सोप की। वैसे डिटर्जेंट की भी क्लीनिंग मैकेनिज्म ऐसी ही होती है, ठीक है।
और इनकी क्लीनिंग मैकेनिज्म में एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर बनता है जो कुछ इस तरीके का दिखता है। अभी कैसे बनता है अभी समझेंगे। और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं मिसेल। इसलिए आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग समझाइए, आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मिसेल फॉर्मेशन समझाइए। ठीक है, तो स्टार्ट करते। देखो, सोप और डिटर्जेंट जो होते हैं वो क्लीनिंग मैकेनिज्म में परफॉर्म करते हैं, लेकिन परफॉर्म करते समय क्या बनाते हैं? मिसेल बनाते हैं। अब इसे अपन सोप के एग्जांपल से समझते हैं। देखो, C17H35COONA, इसको जब वाटर में अपन डालते हैं, जब ये जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आयोनाइज हो जाता है, तो Na+ और C17H35COO-। इसमें ये C17H35 जो है, ये देखो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन ऐसे जोड़ते जाए तो एक लंबी सी चेन बन जाएगी। और इस चेन में C17H35 में कोई चार्ज नहीं, और इसके आगे वाला हिस्सा जो है इसमें चार्ज है। कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो ये आगे वाला जो पोर्शन है इसे कहेंगे हेड, और पीछे वाले पोर्शन को क्या कहेंगे? टेल। आगे वाला जो पोर्शन है इसे कहेंगे हाइड्रोफिलिक। जिसके ऊपर भी चार्ज होता है वो वाटर से आसानी से अट्रैक्ट हो सकता है, उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है। और जिसके ऊपर चार्ज नहीं होता वो वाटर से दूर भगने की कोशिश करता है, मतलब वाटर में आसानी से डिसॉल्व नहीं होगा, इसलिए इसको कहेंगे हाइड्रोफोबिक। वैसे फोबिक का मतलब होता है डर, लेकिन यह डर से नहीं है, ये वाटर में आसानी से डिसॉल्व नहीं होगा, आसानी से इंटरेक्ट नहीं करेगा, यह आसानी से इंटरेक्ट करेगा। तो सोप के मॉलिक्यूल में दो अपोजिट तरह के स्ट्रक्चर हो गए। एक एंड ऐसा हो गया जो कि क्या है? सोप आर मॉलिक्यूल इन विच टू एंड्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। जो हेड जो है वो कैसा है? हाइड्रोफिलिक। और जो टेल जो है वो कैसा है? हाइड्रोफोबिक है, या फिर आप उसे क्या कह सकते हैं? लिपोफिलिक भी कह सकते हैं। ये लिपिड से अट्रैक्ट होंगे, फैट से अट्रैक्ट होंगे, ऑयल से अट्रैक्ट होंगे। तो सोप के पास ऐसे दो अपोजिट मॉलिक्यूल हो गए। अब जैसे ही सोप को अपन पानी के अंदर डालते हैं, मतलब सोप का मॉलिक्यूल पानी के अंदर जाएगा, तो वो अंदर जाएगा तो इन दोनों की प्रॉपर्टी की वजह से वो एक ओरिएंटेशन में अरेंज हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? देखो, सोप का जो हेड पार्ट है वो पानी के कांटेक्ट में आना चाहता है क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक है, और सोप का जो टेल पार्ट है वो पानी के कांटेक्ट में नहीं आना चाहता, तो वो कम से कम जगह घेरना चाहता है। तो इन दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए सोप का मॉलिक्यूल, जितने भी सोप के मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं? अपने हाइड्रोफिलिक टेल को अंदर की तरफ रख देते हैं, और बाहर की तरफ क्या रखते हैं? हाइड्रोफिलिक हेड रखते हैं। हाइड्रोफोबिक टेल जो होता है वो कहां चला जाता है? अंदर की तरफ। और हाइड्रोफिलिक हेड जो है वो कहां आ जाता है? बाहर की तरफ आ जाता है। और ऐसा होने से क्या फायदा होगा? जो वाटर है वो ज्यादातर किसके कांटेक्ट में होगा? हेड के कांटेक्ट में। और सोप के मॉलिक्यूल ऐसा एक सर्कुलर क्लस्टर बना लेते हैं। इस सर्कुलर क्लस्टर को क्या कहते हैं? मिसेल। तो इनसाइड वाटर सोप मॉलिक्यूल हैव अ यूनिक ओरिएंटेशन। इन दिस हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होता है वो बाहर की तरफ रहता है, और हाइड्रोफोबिक टेल जो है वो कहां रहती है? अंदर की तरफ। और ऐसा सर्कुलर क्लस्टर जो है उसे अपन क्या कहते हैं? मिसेल। मिसेल जो है, ये मान लो एक मिसेल, ऐसा कैसा एक और मिसेल, तो वो दूर ही रहेंगे एक दूसरे से, एक दूसरे के पास में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? इस मिसेल के चारों तरफ चार्ज है, और ऐसा कैसा चार्ज दूसरे मिसेल के चारों तरफ भी है, और सिमिलर चार्ज होने की वजह से वो एक दूसरे से क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो इंटर आयोनिक रिपल्सन की वजह से मिसेल दूर दूर रहते हैं, और सोप का सॉल्यूशन पूरे वाटर में यूनिफॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे की क्लीनिंग मैकेनिज्म देखते हैं कि क्लीनिंग कैसे होती है। ठीक है, मिसेल फॉर्मेशन एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से इसको नोट कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखो एक चीज समझते हैं कि जितनी भी डर्ट होती है जो कपड़ों पे लगती है वो अक्सर ऑयल या लिपिड नेचर की होती है, और यहां पर सोप की जो प्रॉपर्टी है वो इंपॉर्टेंट होती है। देखो, सोप एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो ऑयल के साथ भी अटैच हो सकता है और वाटर के साथ भी अटैच हो सकता है। उसकी जो टेल होती है वो ऑयल के साथ अटैच होना चाहती है, उसका जो हेड पार्ट है वो वाटर के साथ अटैच होना चाहता है, और यही वजह, इसी प्रॉपर्टी की वजह से सोप और डिटर्जेंट जो होते हैं वो क्लीनिंग कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी चीज होती जो सिर्फ वाटर में सॉल्युबल होती तो फिर इसके इंप्योरिटी के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर पाती, डर्ट के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर पाती। और अगर ऐसी कोई चीज होती जो ऑयल के साथ सॉल्युबल होती सिर्फ, तो वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाती और कपड़े खराब हो जाते। लेकिन सोप जो है उसके दो अलग अलग तरह के एंड होते हैं। एक एंड जो होता है वो डर्ट के साथ जुड़ने के लिए तैयार है, और एक वाटर के साथ। ठीक है, तो जब सोप सॉल्यूशन को डर्टी क्लोथ्स के ऊपर डाला जाता है, सपोज करो ये लाइन जो है वो क्लोथ को डिनोट कर रही है, और ये ग्रीन जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो डर्ट को डिनोट कर रहा है।
तो जैसे ही सोप सॉल्यूशन इस पे डालते हैं तो जो सोप की जो टेल पार्ट है, जो हाइड्रोफोबिक या लिपोफिलिक होती है, वो इस डर्ट पे आके जुड़ जाती है। और हेड पार्ट अभी भी कहां रहना चाहता है? वाटर के साथ रहना चाहता है। अब इसके बाद अपन चाहे तो उस कपड़े को रब करें, स्क्वीज करें, पीटे, मारे, वॉशिंग मशीन में घुमाए, कुछ भी ऐसा करते हैं तो ये क्या करता है कि ये जो मॉलिक्यूल है, ये डर्ट को खींच के कहां लेके आ जाते हैं? वाटर में लेके आ जाते हैं। और कपड़ा जो होता है वो अलग रह जाता है, क्लोथ जो है वो अलग रह जाता है और फ्री हो जाता है, क्लीन हो जाता है। When we rub or squeeze, micelle surround the dirt in center and come in water, वो वाटर में आ जाती है और क्लोथ जो है वो साफ हो जाता है। फिर इस पानी को अपन गिरा सकते हैं, ठीक है, और कपड़े अपने साफ हो गए। ड्यू टू इंटर आयोनिक रिपल्सन दीज मिसेल डू नॉट प्रेसिपिटेट। और वो डर्ट वाली जो मिसेल है जिसके सेंटर में डर्ट है, वो भी एक दूसरे के पास में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उनके बीच में भी इंटर आयोनिक रिपल्सन लगेगा और इसकी वजह से डर्ट दूर दूर ही रहेगी और पानी के अंदर रहेगी। जैसे अपन पानी चेंज करेंगे उसके साथ बाहर चली जाएगी। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। सेंटर में डर्ट, इसको पकड़े हुए कौन है? टेल पार्ट, और बाहर की तरफ कौन सा हो जाएगा? हेड पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इंप्योरिटी विथ मिसेल रिमेन इन वाटर, सो इन दिस वे वी कैन क्लीन क्लोथ। ये अपने क्लीनिंग मैकेनिज्म हो जाएगी क्लोथ को क्लीन करने के लिए, ठीक है। और मिसेल फॉर्मेशन की भी यही मैकेनिज्म है। इसी के साथ अपने आज का टॉपिक भी पूरा होता है और साथ ही साथ में ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करूंगा कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो में। तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।